मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अगम्य सक्सेना, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, नोबल हॉस्पिटल मिसरोद भोपाल से एक बार फिर आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, एक नया संदर्भ लेकर कि कैसे हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल तकनीकों द्वारा यानी कि एक सुई के द्वारा कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इस बार मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत कॉमन है, बहुत आम है और बहुत सारी परेशानियों का सबब भी है। इस हद तक कि कई बार उसमें पारिवारिक मतभेद भी आ जाते हैं, पारिवारिक कलह भी आ जाती है। इसको हम बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील की समस्या जो है वो यंग पॉपुलेशन में कम से कम 15% लोगों में पाई जाती है। ये एक स्टडी के मुताबिक है। मतलब 100 में से 15 लोगों को, जो यंग लोग हैं, यंग मेल्स हैं, यंग पुरुष हैं, उनमें वेरिकोसील की समस्या होती है। अगर हम इसको बहुत आसान भाषा में समझें तो हमारा जो टेस्टिस है, जो अंडकोश है, उसके पास जो खून की नसें हैं वो फूल जाती हैं तो उभरी हुई नसें दिखने लगती हैं, या कुछ और सिम्टम्स जैसे लंबे समय खड़े रहने के बाद टेस्टिस के आसपास हैवी फीलिंग होना, जैसे कुछ भारी बैग लटक रहा हो, ऐसी फीलिंग होना बहुत आम बात है। यह बीमारी उन लोगों में और ज़्यादा उभर कर आती है जिनका ऑक्यूपेशन या जिनका पेशा जो है उसमें लंबे समय तक खड़े रहने का काम है, या जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो बहुत भारी वज़न उठाता है डेली बेसिस पर, या यही मान लीजिए कि कोई जो रेगुलर जिम करता है और जिम में बहुत भारी वज़न डेली बेसिस पर वेट लिफ्टिंग करता है, उनमें ये समस्या और ज़्यादा उभर कर आ सकती है। ये तो एक सिम्टम हो गया जो वेरिकोसील की वजह से जो समस्या हो सकती है, जो सिम्टम हो सकता है पेशेंट को, ये है। इसका एक और परिणाम है जो बहुत ही कॉमनली कोरिलेट किया गया है, वो है इनफर्टिलिटी से। मतलब इनफर्टिलिटी मतलब जब हम उसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि जब एक फर्टाइल कपल 1 साल तक 12 महीने तक लगातार कोशिश करते हैं प्रेग्नेंट होने की और वो प्रेगनेंसी में असफल होते रहते हैं या एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं, हम उन कारणों में गहराई में नहीं जाएंगे। कुछ कारण महिलाओं में बांझपन की वजह से होते हैं, कुछ कारण पुरुषों में होते हैं और कुछ केसेस में दोनों में कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो अगर पुरुषों की वजह से इनफर्टिलिटी होती है तो एक स्टडी में अगेन ये पाया गया है कि उनमें से करीब 50% पुरुषों को वेरिकोसील की समस्या रहती है। तो वेरिकोसील की समस्या ना सिर्फ कॉस्मेटिकली ख़राब है, ना सिर्फ आपको एक हल्का दर्द या भारीपन दे सकती है टेस्टिस में, बल्कि अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं तो आपके लिए इनफर्टिलिटी का भी एक कारण हो सकती है। ऐसे लोगों को अक्सर उनका जो सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है, शुक्राणुओं का जो टेस्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है। या तो शुक्राणुओं की मात्रा कम होती है, उनकी मोटिलिटी कम हो जाती है, उनके कई टेस्ट जो हैं वो गड़बड़ आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिकोसील की समस्या को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसी से जुड़ी बात यह है कि चूँकि वेरिकोसील हमारे जननांग के पास की एक बीमारी है, तो कई लोगों को इसे शेयर करने में, बताने में बड़ी शर्म आती है। कई बार वो इस हद तक शर्म करते हैं कि जब तक वो बीमारी बहुत आगे ना निकल जाए तब तक वो किसी से इस बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं, डॉक्टर से भी चर्चा नहीं करते, अपने दोस्तों को बताने में डरते हैं, घबराते हैं। और इवन मैंने ये भी देखा है कि कई घरों में अगर इनफर्टिलिटी का इशू है, जो कई बार एक टेंशन का इशू भी हो जाता है, तो कई पुरुष यह स्वीकार करने में भी या इस बात को एडमिट करने में भी उनको एम्बैरेसमेंट फील होता है कि हमारे अंदर भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। खुशी की बात यह है कि यह एक ट्रीटेबल कारण है इनफर्टिलिटी का, इसको ठीक किया जा सकता है। सालों से, सदियों से जो इसका इलाज हो रहा है वो सर्जरी द्वारा होता है। चीरा लगाकर वहाँ पर नस को बांध देते हैं जहाँ से ब्लड सप्लाई लीक हो रही है। हम उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, टेक्निकल डिटेल्स में, क्योंकि वो आपको संज्ञान में लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मैं जिस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल तकनीक, जिसके द्वारा हम वेरिकोसील का ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं कि हम गर्दन की एक नस या फिर कंधे के पास की एक नस या फिर जांघ के पास की एक नस में हम एक छोटी सी सुई लगाते हैं। उसके द्वारा हम उस पर्टिकुलर नस में अगेन जाते हैं जहां से आपकी ब्लड सप्लाई लीक हो रही है और वेरिकोसील के गुच्छे को ब्लड सप्लाई मिल रही है, और उस जगह पर हम कुछ ऐसे पदार्थ इंजेक्ट कर देते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट कर देते हैं। कभी कभी हमको कॉइल्स या स्प्रिंग्स जो हैं वो वहाँ पे छोड़नी पड़ती हैं कि वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाए और वो जो बैग जो भरा रहा था, जिससे जो खून की सप्लाई जहाँ पे भरा रही थी, वो खून की सप्लाई होना बंद हो जाए। तो इस तकनीक से सबसे पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, इस बीमारी से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस बीमारी के बारे में शेयर करने में आपको बिल्कुल घबराने की, एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कॉमन बीमारी है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। आपके आसपास 15% लोग ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है। तो आप जल्द से जल्द, अगर आपको ऐसी कोई शक भी है, ऐसी कोई समस्या ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी डायग्नोज्ड हैं इस समस्या के साथ, तो आप जल्द से जल्द अपने इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जान सकते हैं, अपनी शंकाएं आशंकाएं पूछ सकते हैं कि भाई इसमें मुझे क्या फ़ायदा है, इसमें मुझे क्या रिस्क है, इसमें मैं कितनी जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, इसमें मुझे कितने % चांसेस हैं ठीक होने के। ये सब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं और आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आज के ज़माने में IR यानी इंटरवेंशन टेक्निक से वेरिकोसील का ट्रीटमेंट आधे दिन का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम ट्रीटमेंट के बाद मरीज़ को बस 2 घंटे से 3 घंटे अपने पास ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं और उसी दिन आप पैदल चल के घर अपने वापस जा सकते हैं। अगले दिन से अपने डेली रूटीन, डेली काम शुरू कर सकते हैं, खाना पीना शुरू कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी सुई के प्रोसीजर के बाद। तो आप बिल्कुल ना घबराएं इस बीमारी से और इसके ट्रीटमेंट के लिए आगे आए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कई केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़रूरी हो जाता है और कई परिवारों में खुशियाँ ला सकता है इसका ट्रीटमेंट। प्रेगनेंसी रेट्स बहुत बढ़ जाती हैं इसके बाद जब हम वेरिकोसील को ट्रीट करते हैं। और मैं कहूँगा ये बीमारी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है ये समझना मुश्किल है, बट आइए हम इसके बारे में बात करें और इस बीमारी को कम से कम इंसिडेंस में रखने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आज की बातचीत को ख़त्म करूँगा। अगली बार हम फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।